हेलो डियर स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चार्ज, उसकी प्रॉपर्टी एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में स्टडी किया था। एंड उसके बाद हम लोगों ने मटेरियल को क्लासीफाइड किया था। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं चार्ज अगर फ्लो करने लगे तो बेसिकली क्या कहलाता है ना, और चार्ज को फ्लो करने वाला कौन होता है। तो आप पाएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फ्लो करने लगे तो उसे करंट कहते हैं, उसको फ्लो करने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इन दोनों टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म आपके लिए इस्तेमाल होंगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक सर्किट हो, चाहे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला हो, चाहे इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हो, डायमेंशन हो, कैसे हम इसको मेजर करेंगे, कैसे हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करने के लिए डिवाइस होती है वोल्ट मीटर, और उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होंगी हम वो स्टडी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस आता कहाँ से है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस से हम यूज करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट। सो एज यू नो अबाउट इलेक्ट्रिक करंट का आइडिया बेसिकली आपको पहले भी हो सकता है, थोड़ा बहुत हो। करंट तो आपके डेली लाइफ में आप सुनते ही होंगे बेसिकली कि करंट उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, टीवी में करंट नहीं आ रहा, मोबाइल में करंट नहीं आ रहा। इस तरह के डायलॉग आपको सुनने के लिए मिलते होंगे, है ना। तो आखिर क्या होता है करंट? ये जो करंट होता है स्टूडेंट, करंट कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती है। करंट का मतलब होता है रियल में किसी भी चीज़ का कंटिन्यूसली मूविंग होना। किसी भी चीज़ के मूविंग होने को स्टूडेंट हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? उसको करंट बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट में अगर मैं बात करूं यहाँ से, करंट का रियल मतलब होता है स्टूडेंट धारा, जो आप 10th क्लास के मैथ्स में भी पढ़ते होंगे, है ना। मैथ्स के 4th चैप्टर में पढ़ते होंगे कि करंट स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, मतलब फ्लो ऑफ एनीथिंग या कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ एनीथिंग को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। जब भी कोई चीज़ कंटिन्यूसली मूविंग करती है तो उसको क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? तो सुन, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, मूविंग वाटर अगर कहीं पे होता है तो उसको हम वाटर करंट बोलते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है बेसिकली वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है ना। और मैंने क्या कहा था अभी कि जो कुछ चीज़ कंटिन्यूसली मूविंग करती है तो वो करंट बनाती है। ठीक है। अगर वाटर कंटिन्यूसली मूविंग कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? वाटर करंट बोलते हैं, पानी की धारा, है ना। अगर मूविंग एयर है, एयर मूव कर रही है कंटिन्यूसली, तो उसको क्या बोलते हैं? एयर करंट बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं बेसिकली। अब सोचो, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लगातार ऐसे कंटिन्यूसली मूव करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज करंट। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक चार्ज करंट। क्यों इलेक्ट्रिक चार्ज करंट बोलेंगे? सेम एग्जांपल, क्योंकि अगर मूविंग वाटर है उसका जो करंट बन रहा है वो वाटर करंट है, अगर मूविंग एयर है उसका जो करंट बन रहा है वो एयर करंट है। एक्चुअली करंट बनना वो अलग चीज़ है, ध्यान रखना। मूविंग वाटर मतलब अगर वाटर मूव कर रहा है तो वो जो बनाना, धारा जिसको बोलते हैं, धारा इस तरह से चलता है ना, वाटर ऐसे ऐसे चलता रहता है आगे आगे, इस तरह से धारा बना के चलता है ना, फ्लो करता है वाटर, तो उसको वाटर करंट बोलते हैं। ऐसे एयर भी अगर इस तरह से चलती है, बेसिकली एयर भी अगर फ्लो करती रहती है तो इसको हम एयर करंट बोलते हैं, है ना। मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे आप कि अगर वाटर बेसिकली मूविंग है तो उसको वाटर करंट बोलते हैं, वाटर की धारा बोलते हैं। फिर ऐसे ही एयर मूविंग है तो उसको बोलते हैं एयर करंट, मतलब हवा की धारा, है ना। हवा किधर बह रही है, किधर फ्लो कर रही है, उसको बोलते हैं एयर करंट। ओके। अगर मैं यही कहूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज किधर फ्लो हो रहा है, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ज अगर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इधर, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि ये करंट है वो किसके कारण है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। जैसे वाटर करंट बोल रहे हैं, एयर करंट बोल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज करंट। हम चार्ज को हटा दें तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, सच ए वे द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज सेड टू कोजिज एन इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज फ्लो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज फ्लो होता है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। मेरी बात समझ में आई आपको?
अब आप कहेंगे कंडक्टर में क्यों फ्लो हो रहा है चार्ज? अरे कंडक्टर में ही तो होता है फ्लो चार्ज। कंडक्टर मतलब वायर, जो घरों में आपके लगे होते हैं, जो वायर होते हैं उन्हीं को तो कंडक्टर बोलते हैं। तो अगर कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर सकता है तो उसके कारण क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, है ना। चार्ज नहीं फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा, चार्ज फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। ये जो बेसिकली आपको स्टूडेंट दिख रहा है ना, ये एक्चुअली कंडक्टर होता है। कंडक्टर मतलब वायर। अगर वायर को आप, जैसे वायर है, अगर इसको यहाँ से देखें, यहाँ से, तो ये गोल दिखाई देगा आपको, है ना। तो ये वही एक्चुअली, तो इसके अंदर क्योंकि ये बहुत बारीक होता है, इसके अंदर वाली चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, है ना। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं, तो हमने क्या किया, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाया है। इसके अंदर होता क्या है, देखिए ये निगेटिव क्यों लिखा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली स्टूडेंट। तो जो इलेक्ट्रॉन है देख रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन लगातार इधर जा रहे हैं, लगातार इधर जा रहे हैं, लगातार इधर जा रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। तो ये क्या एक कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे हैं? तो आंसर है कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और फ्री इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली मूविंग करेंगे तो एक करंट बनाएंगे, और उस करंट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अगर ऐसे वाटर जा रहा होता तो वाटर करंट होता, अगर ऐसे एयर जा रही होती तो एयर करंट होता। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे कंडक्टर में फ्लो होता है तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके डिस्टूडेंट, समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जब भी चार्ज कंडक्टर में फ्लो होता है तो उस चार्ज के फ्लो होने के कारण जो फ्लो प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज सेड टू बी कॉजेज एन इलेक्ट्रिक करंट, है ना। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट आते हैं इसके रियल डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? कि सर जी एग्जाम में जो लिख लें उसको बताइए, सर वो डेफिनेशन बताइए जो हम एग्जाम में लिख सकें। अच्छा देखिए, तो स्टूडेंट अगर एग्जाम में आपको लिखनी पड़े तो आपको तो कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या? नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? एक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। स्टूडेंट की वायर है ये पूरा, ये सामने वाला व्यू है, ये पीछे वाला व्यू है ना। यहाँ से चार्ज बेसिकली इधर फ्लो हो रहा है लगातार। किधर फ्लो हो रहा है स्टूडेंट? चार्ज लगातार इधर फ्लो हो रहा है ना। ठीक है साहब, इधर फ्लो हो रहा है चार्ज, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ से चार्ज फ्लो हो तो रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में भी तो कुछ चार्ज फ्लो हो जाएगा, है ना। जब लगातार चार्ज फ्लो हो रहा है तो 1 सेकंड में कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो जाता है ना। ठीक है, तो 1 सेकंड में चार्ज फ्लो हो गया। स्टूडेंट जो 1 सेकंड में यहाँ एक पोजीशन से बी पोजीशन पर चार्ज फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दोबारा सुनिए स्टूडेंट, डेफिनेशन देखिए आप कि यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब यूनिट टाइम स्टूडेंट बोलते हैं 1 सेकंड को, है ना। 1 सेकंड में जितना चार्ज एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर नेट फ्लो हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि द नेट फ्लो का मतलब होता है टोटल चार्ज स्टूडेंट। 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जितना टोटल चार्ज फ्लो हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। स्टूडेंट इसकी एक और डेफिनेशन अगर मैं बताना चाहूँ तो रेट के ऊपर होती है बेसिक। 9th क्लास में एक्सेलेरेशन या वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि जब भी किसी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड किया जाता है, पर यूनिट की बात की जाती है, तो उसको हम रेट बोलते हैं, है ना। मैं डेफिनेशन बताता हूँ उसकी क्या बोलते हैं इसको, कि इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किस रेट से फ्लो करता है? रेट मतलब स्टूडेंट होता है ये वेलोसिटी के टर्म में, जैसे 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलता है तो उसका रेट हो गया, है ना। 1 घंटे में, 2 घंटे में कितने चलेगा, 5 में कितने चलेगा, 10 में कितने चलेगा, इस तरह से, है ना। तो इसी तरह से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसी तरह से अगर 2 में करेगा तो डिफरेंट हो जाएगा, 3 में करेगा तो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट अगर डिफाइन करेंगे तो सिर्फ यूनिट टाइम के लिए डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन एक तो ये हो गई। दूसरी मैंने आपको बताई द रेट ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिक चार्ज। द रेट ऑफ फ्लोइंग
इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को स्टूडेंट हम आई से नोट करते हैं नॉर्मली, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है जी स्टूडेंट? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या हो जाएगा? नेट चार्ज, नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना, अपॉन में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा। जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ 10 कूलाम चार्ज फ्लो हो गया। चार्ज पता चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, तो यहाँ ए से बी तक 10 कूलाम चार्ज फ्लो हो गया मान लेते हैं, और टाइम लगा मात्र 2 सेकेंड। कितना टाइम लगा स्टूडेंट? 2 सेकेंड। तो नेट चार्ज कितना हुआ? 10 कूलाम, और टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। तो बताइए करंट कितना होगा? तो हमने क्या किया? नेट चार्ज को ऊपर रखा और नीचे टाइम को रखा, डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? तो 2 5 जा 10, 5 आ गया। 5 कूलाम पर सेकेंड, मतलब 5 कूलाम 1 सेकेंड में ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ ए से बी में कितना ट्रांसफ़र हो सकता है स्टूडेंट? 5 कूलाम 1 सेकेंड में। क्लियर समझ आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट को आई से नोट करते हैं, हमने आई लिख दिया। चार्ज को क्यू से नोट करते हैं, हमने क्यू लिख दिया। टी टाइम को टी से नोट करते हैं, तो हमने टी लिख दिया। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है, ये बन जाता है स्टूडेंट हमारा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था आपको कि जो क्यू होता है, क्यू चार्ज होता है। चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का हो, उसकी टर्म में हम लिखना चाहें तो एन ई होता है ना। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमारा ये फॉर्मूला एन ई अपॉन टी भी हो सकता है। इसमें टी टाइम है दोनों में, और क्यू चार्ज है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ओके डियर स्टूडेंट, करंट क्या होता है? करंट होता है 1 सेकंड में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जो चार्ज फ्लो हो जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। उसको आई से नोट करते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन टाइम होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, ठीक है। यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टी टाइम, क्यू चार्ज और टी टाइम, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना स्टूडेंट, जो क्यू होता है इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो कूलाम होती है। हमेशा जब भी करंट निकाल रहे होंगे तो चार्ज की यूनिट कूलाम रखना, और टाइम की जो एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट वो सेकंड होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा सेकंड में पुट करना, और ना आप क्वेश्चन का आंसर गलत कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इफ़ वी टॉक अबाउट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम यूनिट की बात करते हैं बेसिकली, तो आपको ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ये आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी है ना। और क्यू की जो यूनिट होती है स्टूडेंट वो कूलाम होती है, हमें पता है ना। चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। टाइम की जो यूनिट होती है स्टूडेंट वो सेकेंड होती है, ये भी पता है हमें। तो जो आई की यूनिट हो गई वो कितनी हो गई? आई की यूनिट हो गई स्टूडेंट कूलाम पर सेकेंड, यस और नो। सो स्टूडेंट आई की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ये कूलाम पर सेकेंड। इसमें मैंने लिखा भी है कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड, अगर हम एस को ऊपर लेके जाते हैं तो ये एस माइनस में पार हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखें या ये लिखें या ये लिखें। ये किसकी यूनिट है? करंट की यूनिट है। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? कूलाम पर सेकेंड। ओके डियर स्टूडेंट, बट क्वेश्चन ये आता है सर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट तो कुछ और बताई जाती है। हमें तो ये पता है कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो होती है बेसिकली वो एम्पियर होती है। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? एम्पियर होती है। बहुत सारे बच्चों को यही याद होगा, बट कूलाम पर सेकंड याद नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कूलाम पर सेकंड भी इसकी एसआई यूनिट ही होती है। लेकिन डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, एंड्रे एम्पियर, उन्होंने दिया था, इसलिए इस कूलाम पर सेकंड को हम एम्पियर कहने लगे उनके सम्मान के लिए, है ना। क्योंकि उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए इस कूलाम पर सेकंड को ही हम एम्पियर कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? कूलाम पर सेकंड क्या होता है? करंट की यूनिट होती है, ठीक है। कूलाम पर सेकंड को किस नाम से जानते हैं? एम्पियर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट बताएंगे तो आप क्या कहेंगे? सर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है,
क्या होती है स्टूडेंट? एम्पियर होती है। आगे अगर आपसे कोई पूछे कि चलो ठीक है एम्पियर होती है, हमने मान लिया, एम्पियर किसके इक्वल होता है, एम्पियर कौन सी यूनिट होती है, एम्पियर को क्या बोलते हैं, तो स्टूडेंट एम्पियर जो होता है कूलाम पर सेकेंड ही होता है। एम्पियर इज इक्वल टू कूलाम पर सेकेंड, या एम्पियर किसको कहते हैं? कूलाम पर सेकेंड को बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट की यूनिट है। ओके, अगर आपसे पूछे सर बताइए 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो आपके एग्जाम में आता रहता है और आपके एनसीईआरटी में भी है। तो क्या कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली किसी की भी यूनिट अगर आपको डिफाइन करनी हो तो यही मेथड सब में यूज करना है। हम पोटेंशियल की भी यूनिट डिफाइन करेंगे, वहाँ पर भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यही हम यूज करते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, देखिए इधर स्टूडेंट हमारा जो फॉर्मूला है बेसिकली वो ये है इलेक्ट्रिक करंट का। हमें क्या डिफाइन करना है? 1 एम्पियर। अब मुझे आप खुद बताइए 1 एम्पियर कब आ सकता है? जब चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम हो, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड हो। अगर टाइम भी 1 है और चार्ज भी 1 है तो I इजिकल टू कितना हो जाएगा? I इजिकल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 से 1 गया, 1 बचा, और यूनिट क्या बची? I इजिकल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। यस और नो? यही तो बचा। तो I इजिकल टू 1 कूलाम पर सेकेंड, और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कूलाम पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। तो I इजिकल टू 1 एम्पियर आ गया। बट ये 1 एम्पियर आया कैसे? तो हम कहेंगे कि सर ये 1 एम्पियर ऐसे आया, हमने चार्ज को 1 कूलाम मान लिया, यहाँ से यहाँ पर इस A से B तक जो चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ पर, तो जो 1 सेकंड में चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमने मान लिया कि 1 कूलाम हो रहा है। हमने मान लिया कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है 1 कूलाम वो 1 सेकंड में हो रहा है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि इसमें जो करंट फ्लो हुआ है बेसिकली वो 1 एम्पियर हुआ है। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे डिफाइन करेंगे कि करंट इस क्रॉस सेक्शन के अंदर, इसमें मैं क्रॉस सेक्शन अभी जस्ट आपको बताऊंगा क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है। करंट थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन है स्टूडेंट, ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है बेसिकली ये 1 एम्पियर तब कहा जाएगा जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा हो 1 सेकंड में। जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा हो कितने में स्टूडेंट? 1 सेकंड। ठीक है, समझ आया? करंट थ्रू एक क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो वो तब हो सकता है जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो सकता हो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है तो बेसिकली करंट कितना फ्लो हो रहा है उस वायर में? 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ओके, सकते हैं। याद करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी वायर में 1 कूलाम चार्ज 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में ट्रांसफ़र हो सकता है तो उस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर है। ओके, 1 एम्पियर को डिफाइन करना बहुत ही आसान हो जाता है। किया क्या? ये हमने किया, ये लिखना पड़ेगा आपको, है ना। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले, उसके बाद ऐसी वैल्यू लिख के कि हमने ये माना है, ये माना है, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करके उसके बाद आपको 1 एम्पियर दिखा देना है और उसके बाद इसको डिफाइन कर देना है। ओके डी स्टूडेंट, एक एग्जांपल देखते हैं करंट पे बेस्ड। बेसिकली बहुत ही आसान है, आप कर पाएंगे। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका जो फिलामेंट होता है, आपको पता होगा जो बल्ब के अंदर स्प्रिंग सी होती है, गूंज सी होती है, उसको फिलामेंट बोलते हैं ना। उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है स्टूडेंट? 0.5 एम्पियर हो रहा है। तो सबसे पहले जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर गिवन डेटा। हमें गिवन डेटा क्या क्या है, हमें डेटा क्या क्या गिवन है ना। तो इसमें लिखते हैं ये 0.5 एम्पियर करंट कितना फ्लो हो रहा है स्टूडेंट? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, मतलब जो करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है? I इजिकल टू 0.5 एम्पियर। आई स्टूडेंट करंट है जो कि क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ करंट को हम आई से लिखेंगे और इसकी यूनिट एम्पियर होती है। फिलामेंट में इतना करंट फ्लो हो रहा है बेसिकली, जबकि टाइम कितना ले रहा है स्टूडेंट? 10 मिनट। 10 मिनट तक इतना करंट फ्लो हो सकता है, तो टाइम इजिकल टू 10 मिनट। स्टूडेंट दिखा ना, मिनट लिखा है ये। उसके बाद आपसे पूछा है स्टूडेंट फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपसे क्या पूछा है? चार्ज, मतलब क्यों की वैल्यू पूछी है।
ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मुझे बताइए इन तीनों में रिलेटेड, इन तीनों को मिला के कोई फॉर्मूला होता है? तो आंसर होता है, कौन सा है? जस्ट अभी बताया था, आई इक्वल टू होता है हमारा क्यू अपॉन टी। ओके, क्योंकि आपको टी क्यों पूछा गया, तो क्यू को हम यही रखेंगे, टी को इधर मल्टीप्लाई में पहुँचा देंगे, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट आई टी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि क्यू फाइंड करना है हमें, तो आई की वैल्यू 0.5 है। ओके, अब स्टूडेंट टाइम की वैल्यू बताइए, टाइम की वैल्यू कितनी देर की है? तो टाइम की वैल्यू है 10 मिनट। अब स्टूडेंट आप खुद सोचिए, 10 मिनट आपसे पूछिए, 10 मिनट आपको दे रखी है, तो आप यहाँ पे जब टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो 10 रखेंगे या नहीं? आप सोच रहे हो कि 10 रखेंगे, नहीं स्टूडेंट, मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमें एस आई यूनिट में रखनी होती है सारी वैल्यू, और टाइम की एस आई यूनिट बेसिकली मिनट नहीं होती है, सेकंड होती है। ठीक है, तो 10 मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं स्टूडेंट? 60 सेकंड। 2 में कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 60। 10 में कितने हो जाएंगे? 3 में कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 60। 4 में कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 60। 5 में कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 60। 10 में कितने हो जाते हैं? 10 मिनट में कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 10 मिनट में 10 इंटू 60, 10 इंटू 60। ठीक है, इतने सेकंड हो जाएंगे। अब जब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो देखिए इधर ये 10 इस पॉइंट को ख़त्म कर देगा, 5 बचेगा, और 5 की जैसे ही आप 60 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बचेगा? 300। तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट? क्यू इज इक्वल टू 300। ओके, और क्यू की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? कूलाम। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ आगे के क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन हैंडल करना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है, डू योर सेल्फ। ठीक है, और आपको इसका आंसर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? अब स्टूडेंट हमने मान लिया कि सर ठीक है, जब चार्ज फ्लो होने लगता है तो करंट बन जाता है। ठीक है, हमने मान लिया। अब सर हमें ये बताइए, जब करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होता कहाँ है? तो सुनो, आपने घरों में देखा होगा, कि आपके घरों में इस तरह के अरेंजमेंट होते हैं रियल में। आप कहेंगे सर इस तरह का हमारे घर में तो नहीं होता है। रियल में स्टूडेंट आपका जो घर होता है, जैसे मान लेते हैं आपका एक कमरा है, तो यहाँ पर बोर्ड होगा, है ना, यहाँ पर बोर्ड कहाँ से लाइट कहाँ से आ रही होगी? बाहर से लाइट आ रही होगी, है ना। इस बोर्ड से आपका फैन लग रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, इसी बोर्ड से यहाँ पर आपकी लाइट लग रही होगी, इसी बोर्ड से यहाँ पर आपकी क्या लग रही होगी स्टूडेंट? फ्रिज लग रहा होगा, इसी बोर्ड से यहाँ पर आपका क्या लग रहा होगा? कूलर लग रहा होगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए स्टूडेंट, ये जो सिस्टम बेसिकली लग रहे हैं, तो स्टूडेंट इनमें क्या जो वायर है उनमें करंट फ्लो हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? तो आंसर है इन वायर्स में करंट फ्लो हो रहा होगा, तभी तो वो चल रहे हैं, है ना। क्या करंट के बिना चल सकते हैं? वो नहीं चल सकते, तो करंट तो फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए स्टूडेंट, कि चलो ठीक है करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या करंट एक ही साइड में फ्लो होता है? मतलब यहाँ से वहाँ जा रहा है, बस चला गया एक वायर से? क्या सिंगल वायर, हमने ये क्या किया स्टूडेंट, ये बल्ब लगा हुआ था यहाँ पर, है ना, एक सिंगल वायर लगा के यहाँ पर टच कर दिया, क्या जल सकता है? नॉट पॉसिबल। तो आंसर है नॉट पॉसिबल। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको स्विच है मान लेते हैं, तो एक वायर तो इसका लगाना पड़ेगा और एक वायर इसका लगाना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, एक वायर इसका एक वायर इसका, तो क्या ये क्लोज पाथ बन जाता है या नहीं बन जाता करंट बनने का? मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, कि जो 2 वायर्स लगे हैं बेसिकली उनका क्या मोटिव होता है? बल्ब लगाओ, कोई भी चीज़ स्टूडेंट, बल्ब का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ये स्विच है मान लेते हैं, यहाँ है एक वायर यहाँ से निकलेगा, एक वायर यहाँ से निकलेगा। अब मुझे बताइए, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से करंट आ रहा होगा,
तो इस तरह से ये क्लोज पाथ बन रहा होगा, ठीक है। और इसी क्लोज पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, जिसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द क्लोज पाथ। क्या होता है स्टूडेंट? क्लोज पाथ जो होता है बेसिकली, मैं इसको डायग्राम से बना के बताऊंगा बाद में। क्लोज पाथ में जिसमें करंट फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो क्लोज पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, है ना। हमारे घरों में जो पूरा रूम का जो फिटिंग होती है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं स्टूडेंट, ये आपकी क्या है? ये आपका स्विच है, ये आपका बल्ब है, ये आपकी बैटरी है। तो आप देख पा रहे हैं स्विच को बैटरी से, बैटरी को स्विच से, और बल्ब को स्विच से और बैटरी दोनों से कनेक्ट किया गया है। अगर मैं इसको यहाँ से क्या करूँ स्टूडेंट, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि दैट इज़ नॉट क्लोज पाथ। अगर क्लोज पाथ बना रहे तो बेसिकली करंट फ्लो होने लगता है, और क्लोज पाथ को ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अगर ये कट जाए तो इसको हम बोलेंगे ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर ये जुड़ा रहे तो उसको बोलेंगे क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब जिसमें करंट फ्लो हो सकता है उसको हम क्लोज सर्किट बोलते हैं, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता उसको हम ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। रीजन कोई पूछे ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्यों? क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, वो कहीं से या तो यही कहीं से क्या हो रहा होगा स्टूडेंट, या तो कट हो रहा होगा या उसके अंदर सप्लाई नहीं मिल रही होगी। सप्लाई ना मिलने का कारण क्योंकि वो कहीं से ना कहीं से टूटा होगा, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, तो समझ आया इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा सर्किट जो क्लोज पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्सेज। स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है रियल में हमारे जो घर होते हैं, हमारा जो कमरा होता है, वो उनका अरेंजमेंट होता है कि यहाँ पर हमने फैन लगाना है, यहाँ पे हमने बल्ब लगाना है, यहाँ पर हमें स्विच लगाना है, यहाँ पर हमने लाइट लगानी है, यहाँ पर हमें फ्रिज लगाना है। तो इनका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक वायर ला के लगा दिया बस जल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्लोज पाथ होना चाहिए, सब में टू वायर जाने चाहिए। तो बेसिकली ये जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट? जो हमारे अरेंजमेंट ऑफ करंट सोर्सेज, जो हमारे करंट सोर्सेज हैं उनका जो अरेंजमेंट है। कंडक्टिंग पार्ट्स मतलब वायर जो होते हैं स्टूडेंट। अच्छा आप एक चीज़ बताइए, ये क्या है? वायर हैं जिनको हम कंडक्टर बोलते हैं। ये क्या है? वायर हैं जिनको हम कंडक्टर बोलते हैं। ये क्या है? वायर हैं जिनको हम कंडक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट रियल में क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट रियल में ये है कि इलेक्ट्रिक करंट का सोर्सेस क्या है, और कंडक्टिंग मटेरियल क्या है, और अदर एप्लीकेशन क्या है। इन सब को अगर जोड़ दे करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर सकता है, ठीक है। कंटिन्यूसली क्या कर सकता है? करंट फ्लो कर सकता है। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है किस किस का? करंट सोर्स का, कंडक्टिंग वायर्स का, अप्लायंस का। अप्लायंस मतलब स्टूडेंट वो चीज़ें जिनको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, जिससे कंटिन्यूसली चार्ज का फ्लो होता रहे, करंट बनता रहे, ठीक है। अभी अगर एप्लीकेशन के अगर मैं पूछूं आपसे कि ये एप्लीकेशन क्या होते हैं, अप्लायंस क्या होते हैं, तो स्टूडेंट वो जो डिवाइस होती हैं बेसिकली, जो डिवाइस या अप्लायंस बोलते हैं, विच इज़ यूज टू इलेक्ट्रिसिटी फॉर देयर फंक्शनिंग आर नोन एज लोड और कंपोनेंट्स। स्टूडेंट जो भी अप्लायंस या जो भी डिवाइस या जो भी मशीन हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कंपोनेंट ऑफ सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उनको हम कंपोनेंट ऑफ सर्किट बोलते हैं या लोड बोलते हैं, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ मैं, कोई भी डिवाइस, मशीन या एप्लीकेशन जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी से यूज करते हैं उसको हम या तो कंपोनेंट ऑफ सर्किट बोल सकते हैं या लोड बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट कि हम चलो ठीक है, करंट ये होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होता है, और इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंस, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस एंड कंडक्टर होता है, ठीक है। उनके अराउंड क्लोज पाथ में करंट फ्लो होता रहता है। बट अगर हम करंट को मेजर करना चाहें तो क्या करेंगे? मतलब करंट को अगर हम मेजर करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो बेसिकली स्टूडेंट करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है इस तरह की, ये आपको देख पा रहे होंगे आप, है ना। ये MA मतलब मिली एम्पियर, क्योंकि करंट बहुत छोटा होता है, करंट की क्वांटिटी बहुत छोटी होती है, मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है स्टूडेंट 10⁻⁻3,
यानी कि परमाणु का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 1000 में से एक पार्ट, है ना। इतना छोटा होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट मिली एम्पियर में, जो करंट हम लोग इस डिवाइस से मेजर करते हैं। तो क्या होती है डिवाइस बेसिकली, दिस डिवाइस इज एमीटर। क्या होती है स्टूडेंट, ये डिवाइस एमीटर होती है। सो व्हाट इज एमीटर, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट, हम इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, दैट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट एंड इज कॉल्ड एमीटर। ठीक है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में करते हैं, उस डिवाइस को हम एमीटर बोलते हैं। ओके, ऐसे भी याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो वो उसी वर्ड से बना, एम मीटर। एम मतलब करंट, मीटर मतलब मेजर करने वाला। ओके डियर स्टूडेंट, एक और स्टेटमेंट इसके बारे में देखिए आप। इस स्टेटमेंट का यूटिलाइजेशन और यूज आप जब पढ़ेंगे, जब रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेंगे, रेजिस्टेंस का क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे। ये क्या कहता है बेसिकली, एमीटर इज कनेक्टेड इन ऑलवेज सीरीज कॉम्बिनेशन। एमीटर को जब भी हम कनेक्ट करते हैं अपने घरों में तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, याद रखना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सब जगह पर सेम होता है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बेसिकली मैं जब बताऊंगा, जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन को अच्छे से स्टडी कर लेंगे, फिर आपको इसको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी करंट सेम क्यों होता है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहले पढ़िएगा, उसके बाद इसके स्टेटमेंट का रियल मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली अमीटर सर्किट में कैसे यूज किया जाता है, तो आंसर है अमीटर सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, कि इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हम बेसिकली जब भी कोई सर्किट बनाएंगे तो सर्किट में अमीटर को ऐसे नोट करेंगे, है ना, ए लिख देंगे बीच में और सर्किल से ऐसे नोट कर देंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसका, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, क्योंकि सब चीज़ों के दो टर्मिनल होते हैं, दो वायर होते हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव वायर मतलब रेड वायर लगता है और यहाँ पर दूसरा वायर लगता है, और ये बेसिकली जो नीडल है, ये नीडल ऐसे रिवॉल्व करती है, ऐसे 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 रिवॉल्व करती है ना, ऐसे 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 ये डिफ्लेक्शन करती है, तो जहाँ पर भी जाके ये रुकेगी उतना करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिमाग में उठता होगा सर ये करंट फ्लो होता तो है, लेकिन करंट फ्लो होता क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो स्टूडेंट उसके लिए हम एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ ये कि इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आया होगा, और इलेक्ट्रिक करंट का कोजेस क्या होता है, मतलब चार्ज फ्लो क्यों होता है, इसके बारे में आप इसमें बहुत डीपली पढ़ेंगे। ये वही टॉपिक है जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिस टॉपिक के बारे में आपको बता रहा था। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़े होंगे 9th क्लास में। पोटेंशियल का रियल मतलब होता है बेसिकली पोजीशन से। किससे होता है, पोजीशन से, है ना। अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर होता क्या है। तो आप इधर देखिए स्टूडेंट, आप एक चार्ज बॉडी देख पा रहे हैं, ये चार्ज बॉडी है, कोई भी तरह का चार्ज हो सकता है ना। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हम इस पॉजिटिव चार्ज के पास इन्फिनिटी से एक और चार्ज लेके आ रहे हैं, वो भी पॉजिटिव है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये बॉडी इस चार्ज को अपने पास तक आने देगी, सोच के बताइए। तो आंसर है मेरे ख्याल से तो नहीं आने देगी। अब क्वेश्चन ये भी आता हो सकता है कि क्यों नहीं आने देगी, तो उसका रीज़न सुनिए स्टूडेंट, कि ये बेसिकली बॉडी मैंने बताई पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो मैं लेके आ रहा हूँ ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। क्या ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रिपल करेगी, दूर भगाएगी या नहीं भगाएगी, तो आंसर दूर भगाएगी। और हम इस चार्ज को लेके इधर आ रहे हैं, जबकि ये बड़ा जो चार्ज है ये वाला, ये इस चार्ज को इधर भगा रहा है। तो हमारा जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग बेसिकली, उनमें लड़ाई होगी या नहीं होगी, तो आंसर है हम लगा रहे हैं इसको अपने इसके पास लाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, और ये दूर भगा रहा है। अब मुझे बताइए, जब ये दूर भगा रहा है इसको ऐसे करके इधर करके दूर भगा, और मैं इस चार्ज को इधर खींच रहा हूँ, जबकि ये चार्ज को दूर भगा रहा है, तो क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा इसको इसके पास ले जाने के लिए। क्यों वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बेसिकली इसको दूर भगाना चाह रहा है, तो इसके अगेंस्ट में फोर्स लगा के, तू इधर लगा मैं इधर लगाता हूँ,
मैंने ज़्यादा एनर्जी लगाई, ज़्यादा वर्क किया और इस चार्ज को ले जाके यहाँ पर रख दिया। ठीक है, क्या मैंने इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में यहाँ तक वर्क करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? तो आंसर वर्क करना पड़ा। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा? तो आंसर है इस चार्ज पार्टिकल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को रिपल दूर करना चाहता है, लेकिन मैंने इसके ले जाके पास रख दिया। ठीक है, अब इस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क मुझे करना पड़ा है, उस वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब समझ में आया? तो अब डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर किसी इन्फिनिटी पॉइंट से किसी यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना हमें पड़ता है, उस वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने स्टूडेंट इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेके चले, हमें वर्क करना पड़ रहा है। क्यों वर्क करना पड़ रहा है? क्योंकि हम जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं उसी नेचर का चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अपोजिट नेचर का भी हो सकता है। अपोजिट नेचर का होगा तो अपनी तरफ खींचना चाहेगा, और हम नहीं खींचने देना चाहते। इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को लेके चले थे और यहाँ तक इसके अगेंस्ट ये दूर भगाना चाह रहा है, ये नहीं चाह रहा मेरे पास आ जाए, फिर भी मैं इसको यहाँ खींच के ले आया अपना वर्क करके। अगर ये चार्ज यूनिट चार्ज है, इस यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क मुझे करना पड़ा, उस अमाउंट ऑफ वर्क को क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है स्टूडेंट? इसको मैं आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से और बता सकता हूँ। कैसे? स्टूडेंट ये हमारा ग्राउंड है बेसिकली, यहाँ से मैं इस बॉक्स को ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ, है ना, h हाइट पे मान लेते हैं। तो मुझे बताइए, क्या इसको ऊपर ले जाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो आंसर है करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? अगर मैं इस बॉक्स को यहाँ से नीचे ले आऊँ तो ये अपने आप आ जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है। नीचे ऊपर तक हमें ले जाने में वर्क करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीज़न ये है स्टूडेंट कि जो अर्थ है बेसिकली वो इसको नीचे खींच रही है, वो बॉक्स को, लेकिन मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ। तो मैं अर्थ के फोर्स से लड़ाई करके, अर्थ के फोर्स से झगड़ा करके इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाना चाहता हूँ। मतलब अर्थ के फोर्स के जस्ट अपोजिट में वर्क करना चाहता हूँ मैं। इसलिए जब यहाँ पर पहुँच जाएगा ऊपर जाकर, तो इसके पास एक एनर्जी आ जाती है। उस एनर्जी का नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी। पता होगा आपको, है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है? पोटेंशियल एनर्जी ऐसे आती है कि इस ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के फोर्स के, अर्थ के एनर्जी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसको ले जा रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर भी होता है। ये पॉजिटिव चार्ज को रिपल करना चाहता है, लेकिन मैं इस चार्ज को इन्फिनिटी से इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके आना चाहता हूँ। जिधर ये इस चार्ज को मैं टुवर्ड्स द चार्ज बॉडी लेके जा रहा हूँ, ना कि अवे फ्रॉम द चार्ज बॉडी। अगर मैं अवे लेके जाऊँ तो इसको तो आसानी से जाने देगा फिर, है ना। फिर तो मुझे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्क करना की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ अपनी मर्जी से आ रहा था ना, कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, ऐसे ही चार्ज दूर तो अपनी मर्जी से चला जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, रिपल कर देगा। जिधर अर्थ चाह रही है उधर ना लेके जाऊँ, या जिधर ये चार्ज पार्टिकल चाह रहा है अवे जाना, उधर ना लेके जाऊँ, तो बेसिकली हमें वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मान लेते हैं इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक हमें जो वर्क करना पड़ा वो W वर्क करना पड़ा, है ना। वर्क को W से डिनोट करते हैं, और वर्क या एनर्जी मतलब एक ही होती है। मतलब इन्फिनिटी से इस A पॉइंट तक हमें Q चार्ज को लाने में, कितने चार्ज को लाने में? Q चार्ज को लाने में अगर हमें एनर्जी बेसिकली W या वर्क डन W खर्च करना पड़ा है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिखा था? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा वर्क डन अपॉन में चार्ज। ओके, वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है स्टूडेंट? एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी होती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, और अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है बेसिकली वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मतलब
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से नोट करते हैं, चार्ज को हम Q से नोट करते हैं और वर्क को हम W से नोट करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट वो बन जाएगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V A क्यों लिखा मैंने, क्योंकि A पर हमने पोटेंशियल निकाला था और दूसरी जगह पे नहीं निकाला था, हम चार्ज को A पर लेके आ रहे थे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। ओके डियर स्टूडेंट, ओके। अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो W की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, वर्क डन की यूनिट जूल होती है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, जूल पर कूलाम। ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब जूल पर कूलाम होती है, ठीक है मानते हैं, बट स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें तो पता है कि जूल पर कूलाम तो होती नहीं, वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। तो बिल्कुल सही कहा आपने स्टूडेंट। पोटेंशियल डिफरेंस का जो आइडिया था बेसिकली वो दिया था अलेक्जेंडर वोल्टा ने, ठीक है। क्या नाम था उनका, हाँ अलेक्जेंडर वोल्टा ने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आइडिया बेसिकली अलेक्जेंडर वोल्टा ने दिया था, इसलिए जो वोल्टा है इसके नाम पर इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। रियल में अगर फॉर्मूले से हम निकालते हैं तो यूनिट क्या आती है, यूनिट आती है जूल पर कूलाम। लेकिन जूल पर कूलाम को हम क्या बोलते हैं, जूल पर कूलाम को हम लेकिन क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो वोल्ट होती है। लेकिन ये वोल्ट होता क्या है, तो आंसर है वोल्ट जो होता है वो जूल पर कूलाम के इक्वल होता है। आप ये भी कह सकते हैं जूल पर कूलाम को ही वोल्ट बोलते हैं। वोल्ट इज नथिंग, वोल्ट इज जूल पर कूलाम। अगर जूल पर कूलाम है बेसिकली पोटेंशियल तो उसको हम वोल्ट में बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब एक बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आना चाहिए, सर ये 1 यूनिट को, सर ये 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, या ये कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल जो है बेसिकली यूनिट की जो पोटेंशियल की यूनिट है क्या है स्टूडेंट, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्टूडेंट जैसा कि आपको मैंने फॉर्मूला बताया था V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, 1 वोल्ट को। स्टूडेंट 1 वोल्ट कैसे आ सकता है, 1 वोल्ट ऐसे आ सकता है अगर W की वैल्यू 1 रख दें और Q की वैल्यू 1 रख दें, तो V की वैल्यू कितनी आ सकती है, 1 जूल पर कूलाम आ सकती है, और जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं, एम्पीयर, वोल्ट बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने वही किया, जब भी किसी यूनिट को डिफाइन कर रहे होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं उसका, ये लिख दिया फॉर्मूला W इक्वल W अपॉन Q, ठीक है। अब W को क्या मानते हैं, 1 जूल मानते हैं। जैसे ही आप W की वैल्यू पुट करते हैं 1 जूल, चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं 1 कूलाम, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा स्टूडेंट 1 वोल्ट, ओके। और यही हमें लेके आना था, यही हमें लेके आना था, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे यूनिट ऑफ पोटेंशियल को, जो हमने किया वही हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर 1 वोल्ट तब कहलाएगा अगर 1 जूल काम करना पड़ता है 1 कूलाम चार्ज को उस पॉइंट पर लाने के लिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर इस इन्फिनिटी से इस Q तक, इस A तक 1 कूलाम चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क डन करना पड़ा है, तो हम ये कहेंगे कि इस A पॉइंट पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है, याद रखना, ओके डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, तो ये डिफिनेशन हो गई 1 वोल्ट की। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा सर हमें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, ये आपने क्या पढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा दिया। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो सुन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती एक्चुअली। जैसा हमने इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हम लेके आ रहे हैं और उस चार्ज को लाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं तो ये बहुत आसान होता है स्टूडेंट। मान लेते हैं इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो V है, ये A पॉइंट है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल VA है, ये B पॉइंट है, इस पर पोटेंशियल VB है, ठीक है। हम क्या करते हैं किसी चार्ज को VA पोटेंशियल से VB पोटेंशियल पे लेके जाते हैं, किसी चार्ज Q को, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में हमें वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो आंसर करना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल VB है और VA भी है। अब क्वेश्चन स्टूडेंट ये उठता है A से B तक क्यों फिल होगा, ठीक है, क्यों फिल होगा स्टूडेंट,
क्योंकि बी का पोटेंशियल ज़्यादा है और ए का पोटेंशियल कम है। ठीक है, तो जैसे ही ये चार्ज ए से बी जाएगा तो बेसिकली आप मुझे बताइए पोटेंशियल में कितना चेंज होगा। तो पता है आपको चेंज कैसे निकालते हैं, पहले पोटेंशियल था वी ए, अब बाद में पोटेंशियल हो गया वी बी, और आपको पता है जब भी चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं। तो फाइनल पोटेंशियल वी बी है, इनिशियल पोटेंशियल वी ए था। ठीक है, नहीं समझ में आया आप ऐसे समझिए, आपके पास पहले 2 रुपये थे, आपके पास अब 10 रुपये हो गए। अगर आपसे कोई पूछते कि आपके पास कितने रुपये चेंज हुए, है ना, डिफरेंस कितना हुआ आपके पास, तो आप क्या करेंगे, 10 अब हो गए, पहले 2 थे, आप 10 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो आप बताएं 8 रुपये का डिफरेंस हो गया पहले से, है ना। तो इस तरह से हम करते हैं, पहले पोटेंशियल कितना था वी ए, अब पोटेंशियल हो गया वी बी, तो चेंज कितना हुआ वी बी माइनस वी ए। ओके डियर स्टूडेंट, तो चेंज जो हो गया वो वी बी माइनस वी ए हो गया। ठीक है, अब वी बी माइनस वी ए, चलो देखिए पोटेंशियल चेंज हो गया, हम लेके क्या गए थे, तो आंसर है हम लेके गए थे स्टूडेंट चार्ज को, ये चार्ज लेके जा रहे हैं, इस चार्ज को करने में ले जाने में हमें वर्क करना पड़ेगा, तो ये वर्क करना पड़ा, तो फॉर्मूला वही है, क्या हो गया कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू में डब्ल्यू अपॉन क्यू, वही फॉर्मूला है ना। इसको वी बी माइनस वी ए को क्या लिख सकते हैं, वी ए बी, मतलब बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जनरली द चार्ज फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जनरली क्या होता है, नॉर्मली की बात है, हमें पता है चार्ज हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, जिसके पास हाई है, इसके पास हाई है, इसके पास लो है, तो इससे इसकी तरफ चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। बट वी मूव एक चार्ज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, बट अगर देखिए यहाँ लोअर पोटेंशियल है और इसका हायर पोटेंशियल है, अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ हम लोग चार्ज मूव कराते हैं तो हमें वी हैव टू सम एक्स्ट्रा वर्क अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये रिपल्सन फोर्स लगेगा यहाँ पर, जो हम चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, इस चार्ज को रिपल करेगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि चार्ज को रिपल्सन का सामना करना पड़ता है, तो रिपल्सन के अगेंस्ट हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ता है, और उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उस वर्क डन को हम बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस। उसको डेफिनेशन में देख सकते हैं आप, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, 2 पॉइंट ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करेंगे, द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में वर्क डन जो करना पड़ता है स्टूडेंट हमें, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। फॉर्मूला वही है, बट थोड़ा सा क्या चेंज हुआ है, इसका कंपैरिजन चेंज हो गया है स्टूडेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेसिकली हमने मॉडिफाइड कर दिया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट वो क्या बनता है, वो बनता है बेसिकली ये। ठीक है, ये फॉर्मूला वही है जो हम लोग पहले पढ़ा था। अगर मैं ये कहूँ कि ये ए पॉइंट इन्फिनिटी पे है ना, ये पॉइंट मान लेते हैं इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से बी पर लेके जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है स्टूडेंट वो होता है जीरो, बेसिकली द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो। तो मान लेते हैं ये जो ए पॉइंट है अगर इन्फिनिटी पे है तो ए का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो वी बी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, फिर से वही फॉर्मूला बन जाएगा जो हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और मोस्टली कंडीशन में स्टूडेंट हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो करंट फ्लो होता है वो चार्ज के फ्लो होने से होता है। ठीक है, और जो चार्ज फ्लो होता है वो ड्यू टू पोटेंशियल होता है। ठीक है, जैसे एक कंडक्टर में बताऊँ आपको, मान लेते हैं, तो जैसे एक कंडक्टर है बेसिकली, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ से किसी सोर्स के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे और चार्ज फ्लो करने लगेगा। मतलब हमने जैसे ही इसको पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दिया, पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं स्टूडेंट इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं रियल में। तो जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। क्या होगा स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, है ना। अब जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो हमारे जो कंडक्टर हैं घरों में लगे उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज होता है, उसको फ्लो कराना है तो हम पोटेंशियल लगा देंगे, और पोटेंशियल लगा के जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो करंट बन जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें फिनोमेना होता है हमारे डेली लाइफ में। अब क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट कि ये पोटेंशियल आता कहाँ से है। अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में स्टूडेंट, ये पोटेंशियल आता कहाँ से है। तो बेसिकली पोटेंशियल कुछ डिवाइसों से आता है, उन डिवाइसों को हम पोटेंशियल मेंटेनिंग डिवाइस बोलते हैं।
कहाँ से आता है स्टूडेंट? पोटेंशियल मेंटेनिंग डिवाइस बोलते हैं। जैसा आपने देखा होगा आपके घरों में जो छोटा फैन चलाते हैं, छोटा सा मोटर होता है ना बच्चों का, वो क्या किससे चलाते हैं? जैसे आपकी घड़ी होती है वो किससे चलती है ना? तो स्टूडेंट वो सेल से चलती है, ठीक है, या बैटरी से चलती है। तो बेसिकली जो पोटेंशियल हमें कहीं से मिलता है, अब क्वेश्चन तो दिमाग में आपको एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि पोटेंशियल आखिर मिलता कहाँ? तो स्टूडेंट जो पोटेंशियल हमें बेसिकली मिलता है वो मिलता है पोटेंशियल मेंटेनिंग डिवाइस से, जो हमारे किसी भी सर्किट में पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है। जो इलेक्ट्रिक सर्किट हमने पढ़ा था ना, उसमें करंट लगातार बनता रहे, लगातार फ्लो होता रहे, चार्ज फ्लो होता रहे लगातार। अब चार्ज लगातार तभी तो फ्लो होता रहेगा जब तक उसको लगातार एनर्जी मिलती रहेगी, है ना? तो जब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा तब तक उसमें एनर्जी फ्लो होती रहेगी। तो जब तक एनर्जी इलेक्ट्रिक सर्किट को मिलती रहेगी, कंडक्टर को मिलती रहेगी, तो चार्ज फ्लो होता रहेगा, करंट बनता रहेगा। जब एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी तो करंट बनना बंद हो जाएगा, चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसलिए जब लाइट चली जाती है तो करंट नहीं लगता है किसी भी वायर से, है ना, क्योंकि चार्ज नहीं फ्लो हो रहा होता है। चार्ज तभी फ्लो होता है जब उसको एनर्जी मिल रही होती है। अब स्टूडेंट हमारी डेली लाइफ में जो एनर्जी मिलती है वो उसका सबसे छोटा एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है स्टूडेंट? सेल कहें, इलेक्ट्रिक सेल कहें, सेल एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसके पास जो क्या करती है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब स्टूडेंट केमिकल एनर्जी कहाँ से आई? तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक सेल होता है बेसिकली, इलेक्ट्रिक सेल में एनर्जी स्टोर होती है। इलेक्ट्रिक सेल में एनर्जी स्टोर होती है, किस फॉर्म में होती है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक सेल में एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। अब जब इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल एनर्जी स्टोर है तो बेसिकली उसको सर्किट में यूज करते हैं, इस तरह से सर्किट में यूज करते हैं, और उसको सर्किट में यूज करके इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है रियल में वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो सेल को आपको समझ में आ गया, सेल क्या होता है? जिसके पास केमिकल एनर्जी स्टोर होती है और जो केमिकल एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना जानता हो उसको इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं स्टूडेंट, आपको पता होगा। सेल आपने देखी होगी, निप्पो की सेल देखी होगी इस तरह से, है ना, इस तरह से देखी होगी। तो उसके अंदर बेसिकली दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल स्टूडेंट रेड कलर से होता है और नेगेटिव टर्मिनल स्टूडेंट जो होता है वो ग्रीन या ब्लैक कलर से होता है। तो सेल के पास टू टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेल हैव टू टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, ठीक है स्टूडेंट। और हम जब भी सर्किट बनाएंगे, ध्यान रखना, जब भी हम सर्किट बनाएंगे तो सेल को हम इससे नोट करेंगे। ये बड़े वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, जो बड़े वाला टर्मिनल है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जो छोटे वाला टर्मिनल है स्टूडेंट इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट एक और चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट? कि जो करंट फ्लो होता है बेसिकली, वो जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। करंट की तरफ फ्लो होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमेशा करंट फ्लो होता है। और अगर आपसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन की तरफ से फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से निकलते हैं और जाके पॉजिटिव चार्ज में एंटर करते हैं। ठीक है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट किधर से? पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट वो नेगेटिव से पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी भी सेल ही होती है एक तरह की। ठीक है, ये देख सकते हो आप, इसको सेल ही बोलते हैं। तो बैटरी इज ऑल्सो ए सेल। बेसिकली होता क्या है, जब हम एक सेल से एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पाँच सेल, छः सेल, अगर हम एक सेल से ज़्यादा सेल को कॉम्बिनेट कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेल को इकट्ठा कर लेते हैं बेसिकली, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक बैटरी। मेरी बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक बैटरी क्या होती है? इलेक्ट्रिक बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल। दो सेल या दो से ज़्यादा सेल को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो बेसिकली ये क्या बना लेता है? बैटरी बना लेता है। इसमें भी कितने टर्मिनल होते हैं? इसमें भी दो टर्मिनल होते हैं। जैसे आपने बड़ी बैटरी देखी होगी इस तरह की, इस तरह की देखी होगी, यहाँ पे एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है ना, दो टर्मिनल होते हैं बेसिकली। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक बैटरी क्या होती है? इलेक्ट्रिक बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल। जब बहुत सारी सेल को इकट्ठी करके सीरीज में या सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब उनको कनेक्ट कर लेते हैं तो बेसिकली जो डिवाइस बनती है उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये डिवाइसें आपको समझ में आ गई होंगी, जो किसी भी सर्किट में लगातार पोटेंशियल प्रोवाइड करती रहती हैं। ठीक है, अगर किसी सेल की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट खत्म हो जाती है तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना बंद कर देगा। किसी बैटरी की केमिकल एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो किस में, तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना बंद कर देगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो ये था बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आता है, चलो ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया था एमीटर से। क्या पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल, हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी स्टूडेंट मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को? तो उसके लिए भी हमने एक डिवाइस बनाई है जिसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं। ये डायग्राम देख पा रहे हैं? डायग्राम ये होता है स्टूडेंट एमीटर, ये होता है स्टूडेंट वोल्ट मीटर। आपके घरों में भी लगा होता है वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को नापने में। ये 100 वोल्ट 200 वोल्ट, जब हम पोटेंशियल मेजर कर रहे होते हैं तो नीडल वहाँ चली जाती है जितना पोटेंशियल होता है। अगर 100 होगा तो यहाँ चली जाएगी, 200 होगा तो यहाँ चली जाएगी, 300 होगा तो यहाँ चली जाएगी। ओके, तो वोल्ट मीटर के डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट तो डेफिनेशन क्या होगी? तो एन इलेक्ट्रिक डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। क्या होता है स्टूडेंट? ये वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर मतलब स्टूडेंट कि ऐसी डिवाइस, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक है, मीटर इज कनेक्टेड इन ऑलवेज पैरेलल कॉम्बिनेशन। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा होता है, जुड़ा होता है। इसका रीजन ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा सेम होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसलिए हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब टाइम है बेसिकली आपने जो पढ़ा है इस लेक्चर में उसका एग्जामिन करने का। तो अब कुछ एमसीक्यूज देखेंगे बेसिकली, जो एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट एमसीक्यूज है बेसिकली एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। जो एमीटर है उसको किस में कनेक्ट किया जाता है हमेशा? तो आप देख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज या रियल कॉम्बिनेशन या सभी कॉम्बिनेशन, ऑल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था एमीटर को हमेशा हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कूलम्ब्स पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ। स्टूडेंट कूलम्ब पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? तो आप देख सकते हैं कूलम्ब पर सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, या इलेक्ट्रिक करंट की होती है, या इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है, या नन। इलेक्ट्रिक चार्ज की तो कूलम्ब होती है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है। बट वो पूछा गया है कूलम्ब पर सेकंड। तो स्टूडेंट आपको पता है आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, और क्यू की यूनिट होती है बेसिकली, और जो क्यू की यूनिट होती है स्टूडेंट आई इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट क्यू अपॉन टी, और जो क्यू की यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है, जो टी की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। इसलिए जो आई की यूनिट हो जाती है वो कूलम्ब पर सेकंड हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कूलम्ब पर सेकंड किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू ए लैम्प। जो 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है, व्हाट चार्ज विल पासिस थ्रू इट इन 20 सेकेंड। मतलब आपसे पूछा है कितना चार्ज 20 सेकंड में फिल हो जाएगा। तो देखते हैं गिवन डेटा क्या क्या है हमारे पास। आई इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 10 एम्पियर, और टाइम दे रखा है स्टूडेंट 20 सेकंड। तो आपसे पूछा है चार्ज इक्वल टू हो जाता है आई टी। कैसे वो आई टी? तो आई इक्वल टू होता है स्टूडेंट क्यू अपॉन टी, और क्यू टी दे जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई टी। तो आई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 10। ठीक है, आई क्यू इक्वल टू 10 इंटू में टी की वैल्यू कितनी है? 20 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा ये? 200 कूलम्ब। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। सो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, विच इज नॉट पोटेंशियल मेंटेनिंग डिवाइस। इनमें से कौन सी डिवाइस है जो पोटेंशियल मेंटेन नहीं करती है। तो बैटरी है, करती है। इलेक्ट्रिक सेल है, करती है। वोल्ट मीटर बताइए करता है या नहीं करता है। तो आंसर वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ना कि मेंटेन करता है। तो वोल्ट मीटर ऐसी डिवाइस है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, हमें वैल्यू दे रखी है I इजिकल टू 1 एम्पियर। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इन 16 सेकेंड, 16 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है बेसिकली Q इजिकल टू प्लस माइनस NE, है ना। लेकिन चार्ज तो हमें पता नहीं है, लेकिन टाइम भी पता है 16 सेकेंड और करंट भी पता है। ठीक है, तो हम करंट और टाइम को यूज़ कर क्या करेंगे स्टूडेंट, हम पहले चार्ज निकाल लेंगे, उसके बाद NE से N निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर चार्ज इजिकल टू हो जाता है स्टूडेंट IT। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, इनटू में टाइम की वैल्यू है 16 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 16 कूलम। चार्ज कितना हो गया 16 कूलम। ठीक है, और हमसे पूछा है N की वैल्यू, तो N Q इजिकल टू होता है स्टूडेंट NE। ठीक है, तो N की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमें फाइंड करनी है, और Q की वैल्यू दे रखी है 16 इजिकल टू N हमें फाइंड करना है। और E जो होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके डी स्टूडेंट, इसको अगर इसे इधर डिवाइड में पहुँचा देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट N इजिकल टू 1.116 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इससे ये कटेगा 10 टाइम्स, और ये 10 की पावर 19 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10 इंटू 10 की पावर माइनस 19 फिर प्लस 19, तो 10 इंटू 10 की पावर 19, और इसकी पावर 1 है, ये पावर 1 है, ये पावर 19 है, तो एक पावर ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10 की पावर 20। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 की पावर 20 होंगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन थे स्टूडेंट, ऑप्शन इसके इस तरह से थे 10 की पावर 18, 10 की पावर 19, 10 की पावर 11, 10 की पावर 20। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है बेसिकली, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, इनमें से कौन सा वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कौन सा फॉर्मूला वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का है। वोल्टेज को स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं ना, तो कौन सा फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का है ये आपसे पूछा गया है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बेशक कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स आपका है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।